प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि भाई इंटरपोलेशन क्या होती है एंगुलर के अंदर, और आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि एंगुलर के अंदर जो है कंपोनेंट क्या होता है। जब भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास कंपोनेंट बनकर आता है, पर उस कंपोनेंट को क्या कहते हैं, वो कंपोनेंट है क्या और वो किसका काम क्या है। तो आइए सीखते हैं आज की वीडियो में एंगुलर कंपोनेंट को। So first of all, let's discuss what is a component. What makes Angular 12 component so significant in the development process with Angular? यानी जब हम Angular पे काम कर रहे हैं तो क्या सिग्निफिकेंस है इसकी कंपोनेंट की, कि क्यों हम कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं इन दी डेवलपमेंट प्रोसेस। इन सिंपल टर्म्स आप ये कह सकते हो कि भाई हमारा जो मेजर पार्ट होता है ना हमारा डेवलपमेंट का, वो कंपोनेंट के ऊपर होता है। यानी हम ज़्यादातर जितना भी डेवलपमेंट करते हैं एंगुलर के अंदर 99 के करीब परसेंट के करीब जितनी भी हमारी डेवलपमेंट होने वाली है वो सारी की सारी हमारी इन कंपोनेंट्स के अंदर होने वाली है। तो इन सिंपल टर्म्स कंपोनेंट्स आर नथिंग बट क्लासेस डेट इंटरेक्ट विद द फ्रंट एंड। इन सिंपल टर्म्स अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कंपोनेंट्स क्या हैं? कंपोनेंट्स आपके पास क्लासेस हैं जो कि इंटरेक्ट करती हैं आपके फ्रंट एंड के साथ। दैट इज योर HTML फाइल। यानी आप एक कंपोनेंट बनाओगे और उस कंपोनेंट से कोई डेटा वगैरह पास करोगे और वो कंपोनेंट की जो फाइल है वो क्या करेगी, वो बेसिकली वो क्लास जो है वो इंटरेक्ट करेगी आपके HTML के साथ। वो कैसे इंटरेक्ट करेगी और कंपोनेंट हम कैसे बनाते हैं और कितने कितने टाइप्स के कंपोनेंट्स हम बना सकते हैं, यानी कंपोनेंट को हम कितने तरीके से बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि देखते हैं कि कंपोनेंट हमारे पास बनता कैसे है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जैसे ही हम कोई एंगुलर के जो है प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं CLI की मदद से, तो सबसे पहले हमारे पास एक ऐप कंपोनेंट बनकर आता है जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा भी है, जिसके ऊपर हम अभी तक काम करते आ रहे हैं। तो जब भी हम एक कंपोनेंट की बात करेंगे तो कंपोनेंट के साथ हमें 4-5 फाइल्स मिलती हैं। यानी जब फर्स्ट टाइम जो हमारे पास कंपोनेंट बनकर आता है तो हमारे पास 5 फाइल्स आती हैं, और अब हम प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं और उन फाइल्स को देखते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट था कि आप देख सकते हो कि ये सोर्स का फोल्डर आ रहा है और उसके अंदर ऐप का फोल्डर है, और ये हमारा कंपोनेंट बना हुआ है पहला वाला जो बनकर आता है। अब इसके साथ हमारे पास 5 फाइल्स आ रही हैं। एक हमारी कंपोनेंट डॉट cs की फाइल है, यानी हमें अपने कंपोनेंट की जितनी भी CSS वगैरह रखनी है वो हम इस फाइल के अंदर रखने वाले हैं। हमारे पास ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML की फाइल मिलती है जो हमारा फ्रंट एंड होता है, जिसपे हम अपना HTML का कोड करते हैं। फिर हमें इसके साथ एक फाइल मिलती है spec.ts, यानी ये हमारे पास जो फाइल है ये जब हम टेस्टिंग यूज करते हैं, टेस्टिंग वगैरह करते हैं तब काम में आती है। उसके बाद हमारी ये मिलती है app.component.ts की फाइल। इसके अंदर हमारा जो है डेटा वगैरह और हमारे पास यहाँ पे सिलेक्टर वगैरह, यानी यहाँ पे हम बता रहे होते हैं कि भाई हमारा जो कंपोनेंट है उसके सिलेक्टर क्या है, टेम्पलेट क्या है, स्टाइल। यानी आप देखो यहाँ पर हमने बताया है कि भाई इसका जो टेम्पलेट है यानी इसकी जो फ्रंट एंड फाइल है वो कहाँ मौजूद है, वो इस जगह पे इस डायरेक्टरी में मौजूद है। इसकी जो स्टाइल की फाइल है वो यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पर आके एक्सपोर्ट क्लास, यानी क्लास के ऐप कंपोनेंट की जो क्लास है उसके अंदर हम यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टीज और मेथड्स वगैरह डिफाइन कर रहे होते हैं, और जो फिर हम इंटरपोलेशन की मदद से अपने फ्रंट एंड पे यूज करते हैं। देन वी हैव द app.module.ts फाइल। इसके अंदर हमारी सारी डिक्लेरेशन लेने वाली है। देखो हमारे पास ऐप कंपोनेंट बना हुआ है तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पे आके हमने ng मॉड्यूल के अंदर डिक्लेरेशन में भी दिया हुआ कि भाई हमारा ऐप कंपोनेंट है, उसको हमने बूटस्ट्रैप किया हुआ है यहाँ पे ऐप कंपोनेंट को, यानी हमारे पास ये ऐप कंपोनेंट इस्तेमाल होगा। ये तो हमारा पहले का पहला कंपोनेंट बनकर आता है कि भाई ये कंपोनेंट तो हमें बना बनाया मिल जाता है। अगर हमें एक नया कंपोनेंट क्रिएट करना है, अगर हमें एक नया कंपोनेंट क्रिएट करना है तो वो नया कंपोनेंट हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो हम टर्मिनल में जाएंगे और टर्मिनल के अंदर जाके हमें एक कमांड लिखनी पड़ती है ng के बाद हम लिखेंगे g, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कंपोनेंट, और कंपोनेंट के बाद हम कंपोनेंट का नाम दे देंगे। लेट सपोज मैंने कहा मुझे नेप बार क्रिएट करनी है, तो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट का नाम दे दिया नेप बार। व्हाट विल हैपन कि ये जब कमांड आपके पास रन होगी तो आपके पास एक नेप बार का कंपोनेंट बनकर आ जाएगा। अब ये नेप बार का कंपोनेंट कहाँ बनकर आएगा, जब आप ऐप के फोल्डर के अंदर आओगे तो यहाँ पर एक सेपरेट नेप बार का कंपोनेंट बनकर आ जाता है। अब जब भी ये कंपोनेंट एक आप बनाओगे तो उसके साथ 4 फाइल्स बनेंगी, और एक आपकी ऐप जो मॉड्यूल की जो फाइल है वो क्या होगी, अपडेट होगी। तो आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे 4 फाइल्स क्रिएट हुई हैं और यहाँ पर एक फाइल के अंदर अपडेट हुआ है। अपडेट किसके अंदर हुआ है, app.module.ts
इसके अंदर और आपकी सेपरेट 4 फाइल्स बनकर आ गई हैं आपके कंपोनेंट की। अब ये आपका nav.component.html का बना हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है navbarworks, यानी इसके अंदर ये कोड लिखा हुआ है। और यहाँ पर आके अगर आप कोई CSS वगैरह करना चाह रहे हो इसके अंदर, जैसे कि मैंने कहा भाई यहाँ पर मैंने बोल दिया कि स्टैटिक देके कलर कर दिया इसका रेड, कि भाई यहाँ पर इस कंपोनेंट के अंदर जितना भी आपके पास टेक्स्ट होगा उसका कलर रेड कर दो, तो इसके अंदर मैंने नेव बार के अंदर यूज कर लिया। चलें, अब मैं क्या करता हूँ कि अपने प्रोजेक्ट को कंपाइल करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास अभी रिजल्ट क्या आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ng सर्व करते हैं तो हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट रन होता है तो हम देखते हैं कि हमने अभी कंपोनेंट को यहाँ पे बना तो लिया है, पर इस कंपोनेंट को हम इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं। तो अभी तो मैं अगर प्रोजेक्ट को रन करूँगा यहाँ पर जाके, तो मेरे app.html वाले पेज पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो मैंने लिखा लोकल होस्ट के बाद मैंने लिखा यहाँ पर आके :4200 ये लिखा, तो अभी मेरे पेज पे कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि मेरी HTML की फाइल जो है वो खाली मौजूद है, यानी इसके अंदर कुछ भी मैंने नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा h2 और यहाँ पर आके लिख दिया हेलो। सो यहाँ पर मैंने यहाँ पर हेलो लिख दिया और अब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये हेलो आ रहा है। बट अब मैंने कहा कि भाई मुझे कैसे पता है, मैंने एक कंपोनेंट बना लिया, जैसे नेवबार का मैंने कंपोनेंट बना लिया, उसको मैं इस app.component.html के पेज पे कैसे कॉल करवाऊंगा। तो उसके लिए आप अपने नेवबार में जाओगे और नेवबार के जो आपके पास ये component.ts फाइल मिलती है, तो इसके अंदर आपके पास एक डिफाइन होता है सिलेक्टर। अब ये सिलेक्टर क्या है, इसके थ्रू आप इस वाले कंपोनेंट का जो आपने बनाया है अपना नेवबार का कंपोनेंट, उसको अपने इस HTML पेज के ऊपर कॉल करवा सकते हो। कैसे कॉल करवाओगे, तो आप यहाँ पर लिखोगे ऐप डैश और उसके बाद उसका नाम क्या रखा आपने नेवबार, यानी जब भी आप कंपोनेंट कोई भी बनाओगे तो उसका एक सिलेक्टर बन जाता है, ऐप के बाद उसका नाम आ जाता है। तो ऐप डैट नेवबार, इसको किस तरह से, जिस तरह से आप HTML के टैग बनाते हो उसी तरीके से कॉल करोगे। जस्ट आपने ये राइट करना है। तो उसके बाद क्या होगा कि देखो ये नेवबार वर्क्स कहाँ से आ रहा है, ये नेवबार वर्क्स आपके पास आ रहा है नेवबार के कंपोनेंट से उठकर, यानी अब नेवबार के कंपोनेंट में आपने जो भी काम किया हुआ होगा वो सारा का सारा आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। कैसे डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि आपने नेवबार का जो सिलेक्टर है कंपोनेंट का वो यहाँ पर इस पेज के ऊपर कॉल कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर आके नेवबार के अंदर जो नेवबार का कंपोनेंट बनाया था उसके अंदर CSS के अंदर मैंने रेड कलर दिया हुआ था, तो अब देखो यहाँ पर रेड कलर भी डिस्प्ले हो रहा है, ये जो आ रहा है ये रेड कलर के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। अगर मेरे पास ये कंपोनेंट है, अब ये कंपोनेंट को मैंने कॉल कर लिया, अगर मैं यहाँ पर इसका सिलेक्टर गलत दूंगा तो मेरे पास ये रन नहीं होगा। तो ये तरीका है कि आप किस तरह से एक कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक और टर्मिनल स्टार्ट कर रहा हूँ। अब इस टर्मिनल के अंदर मैं कुछ और कमांड्स लिखूंगा। अच्छा, अब जब हम जो है ना कंपोनेंट पे काम करते हैं, तो अगर हम किसी स्पेसिफिक जगह पे कंपोनेंट, जैसे अभी तो हमारे पास ऐप के अंदर बन रहा है, मैंने कहा भाई नेवबार के अंदर कंपोनेंट बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा भाई ng और कंपोनेंट की जगह आप पूरा कंपोनेंट लिखने की जगह C लिख सकते हो। अच्छा, आपको यहाँ पर कंपोनेंट पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप C लिख के उसके बाद कंपोनेंट का नाम दे सकते हैं। लेट सपोज मैंने फुटर दे दिया, तो ये भी आपके पास काम कर जाएगी कमांड। देख सकते हो आपके पास फिर से एक और कंपोनेंट बन गया है। और ये जितने भी कंपोनेंट आप बनाते जाओगे ये ऐप के फोल्डर में आते चले जाएंगे और इनकी जो लिस्टिंग है वो यहाँ पर होती रहेगी अपने ऐप डॉट मॉड्यूल के अंदर। तो जब हमने शुरू में देखा था तो हमारे पास ऐप डॉट मॉड्यूल के अंदर सिर्फ एक यही कंपोनेंट आ रहा था। जब जब आप कोई कंपोनेंट बनाओगे तो ये आपके पास यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा और ng मॉड्यूल के अंदर इसकी डिक्लेरेशन भी हो जाएगी। अब अगर इसको यूज़ करना है तो मैंने अभी आपको बताया कि अब जैसे फुटर वाला आपने यहाँ पे बनाया तो इसके साथ भी आपको कितनी फाइल्स मिल गई हैं, 4 फाइल्स मिल गई हैं। HTML की फाइल भी मिल रही है और यहाँ पे लिखा हुआ फुटर वर्क्स। अगर ये भी आपको अपने app.html के अंदर यूज़ करना है तो यहाँ पर आके आपको ऐप डैश और उसके बाद आपका फुटर का जो है यहाँ पे सिलेक्टर, क्योंकि देखो मैंने बताया अभी कि ये जो आपके पास कंपोनेंट फाइल बनती है .ts वाली, उसके अंदर यहाँ पर डिफाइन होता है कि भाई इसका सिलेक्टर क्या है, यानी इसको कैसे एक्सेस करना है इस कंपोनेंट को। तो यहाँ पर आप जाओ तो देखो अब ये फुटर वर्क्स भी लिखा हुआ आ रहा है। अब इसको आप जैसे अरेंज करोगे इस पेज के अंदर, इस तरह से ये आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। लेट सपोज आप कोई वेबसाइट बना रहे हो और उसके अंदर कंपोनेंट बना दिया आपने, एक नेवबार का एक फुटर का, और आपने कहा भाई पहले नेवबार आए उसके बाद आपका जो है ना टेक्स्ट आ जाए कोई भी और उसके बाद फुटर आ जाए, तो आप इस तरह से उसको बना सकते हो। नेवबार के कंपोनेंट में नेवबार का कोड कर दो और फुटर के कंपोनेंट में फुटर का कंपोनेंट कर दो। तो अभी जो है ना आप लोग खुद जब ट्राई कर रहे हो तो आप ये कर सकते हैं कि आप नेवबार बनाएं नेवबार के कंपोनेंट में
और उसको CSS प्रोवाइड करें और फुटर के उसके अंदर फुटर का कंपोनेंट बनाएं और फुटर को CS वगैरह प्रोवाइड करें और ऐप कंपोनेंट के अंदर उसको कॉल कर लें और यहाँ पर अपना डिफरेंट कोड लिखते रहें, ताकि आपको जो है वो फीलिंग आ जाएगी कि भाई कंपोनेंट का इस्तेमाल कैसे करना है, तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब कंपोनेंट के साथ अभी हमने देखा भाई कंपोनेंट के साथ हमने काम तो कर लिया, कंपोनेंट बना लिए। कंपोनेंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम बनाते हैं और हमारे पास डेवलपमेंट में हमें ईजीनेस भी प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम यहाँ पर आते हैं और हमने कहा भाई ये जो कंपोनेंट बनकर आ रहे हैं ना, इनके साथ हमारे पास एक होता है कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं इनलाइन टेम्पलेट। ठीक है, यानी जब मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ तो हमने देखा कि हर कंपोनेंट के साथ HTML फाइल अलग बन रही है और CSS फाइल अलग बन रही है। बट मैंने कहा भाई मुझे एक ऐसा कंपोनेंट बना रहा है, अगर मैं यहाँ पे एक कमांड लिखता हूँ ngGC और कंपोनेंट का नाम देता हूँ ABC और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनलाइन टेम्पलेट। अब देखो इनलाइन टेम्पलेट जब मैं लिखूंगा तो क्या होगा, पहले मैं इस पे एंटर करता हूँ और फिर आप देखना। तो जब मैंने इसके साथ क्या लिखा है यहाँ पर ओके, सो आपको लिखना कैसे है, आपको लिखना इस तरह से कि आप यहाँ पर लिखोगे ngG उसके बाद कंपोनेंट का नाम, फिर डबल डैश इनलाइन, उसके बाद डैश टेम्पलेट। अब आपने टेम्पलेट लिखा है ना, तो अब देखो यहाँ पर 3 फाइल्स बनी है, यानी इस टेम्पलेट के अंदर कितनी फाइल बनकर आई है? 3 फाइल। यहाँ से आपकी HTML की फाइल चली गई। अब ये HTML की फाइल चली गई तो फिर अब HTML का कोड कहाँ पे करेंगे? तो हम इस ABC कंपोनेंट में आते हैं तो देखो CSS की फाइल वहाँ मौजूद है, टेस्टिंग की फाइल अपनी जगह मौजूद है और component.ts के अंदर अब अगर मैं आपको फुटर वाले का जो है ना जो है फुटर डॉट कंपोनेंट स्टार्ट करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखो सेलेक्टर डिफाइन था। ठीक है, इसी तरीके से इसमें अगर देखें ABC वाले में तो इसमें भी सेलेक्टर डिफाइंड है। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर टेम्पलेट URL में क्या था आपके पास बताई हुई थी कि भाई फुटर वाले कंपोनेंट की जो HTML फाइल है ना वो यहाँ पे मौजूद है, इस नाम से मौजूद है। और यहाँ पर ABC कंपोनेंट के अंदर देखो तो टेम्पलेट की URL यानी यहाँ पे फाइल डिफाइन नहीं की हुई, यहाँ पर उन्होंने कहा भाई टेम्पलेट का काम यहीं पे कर दो। यानी अगर आपके पास जैसे फुटर था तो फुटर के अंदर बहुत ही मिनिमम HTML का कोड होता है, तो अगर आप फुटर बना रहे हो तो आप उसका टेम्पलेट का कोड यहाँ पर कर दो। अब देखो टेम्पलेट का कोड यहाँ पे हुआ है, इसका आपके पास सेलेक्टर डिफाइन हुआ है, बट इसकी CSS फाइल मौजूद है। मैं इसकी CSS फाइल के अंदर जाके क्या करने वाला हूँ, मैं इसकी CSS फाइल के अंदर ग्लोबल के अंदर ही लिख देता हूँ भाई इस फाइल के अंदर जो कलर है ना वो ग्रीन हो जाए। और यहाँ पर आके मैं अपने मेन कंपोनेंट के अंदर इस वाले कंपोनेंट को भी कॉल करता हूँ। तो मैंने कहा ऐप डैश ABC और इसको मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया। अब आप देखो यहाँ पर ABC वर्क्स लिखा हुआ आ रहा है। अब ये कहाँ से आ रहा है और उसका कलर ग्रीन भी हो गया। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ तो आपको बेहतर नजर आएगा। देखो ये ABC वर्क्स लिखा हुआ आ रहा है, ये हेलो हमारे पास ऐप कंपोनेंट से आ रहा है, ये नेव बार के कंपोनेंट से आ रहा है, ये फुटर के कंपोनेंट से आ रहा है। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या है भाई ABC से आ रहा है और ABC का हमने जो है वो टेम्पलेट का काम कहाँ पे किया है, यहीं पे किया है टेम्पलेट के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर। अब यहाँ पर मैंने ABC वर्क्स की जगह कुछ भी कोड कर देना है। लेट सपोज मैंने कह दिया भाई मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ H1 टैग के अंदर इनलाइन टेम्पलेट एग्जाम्पल और मैंने यहाँ पर H1 टैग को क्लोज कर दिया। यहाँ पे P टैग के अंदर ABC component is working। तो मैंने यहाँ पर इसको भी क्लोज कर दिया। अब आप देखो क्या होगा। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो भाई देखो ये इनलाइन टेम्पलेट एग्जाम्पल आ रहा है और ABC कंपोनेंट इज वर्किंग। अब ये कहाँ से आ रहा है, इसको जाके देखते हो। तो यहाँ पर आओ तो देखो ये P टैग के अंदर आपने लिखा ABC कंपोनेंट इज वर्किंग और मैंने इसको क्लोज नहीं किया तो इसको हम क्लोज करते हैं तो अब सही आएगा। देखो ये हेडिंग में आ रहा है और ये आपके पास T टैग के अंदर आ रहा है ABC कंपोनेंट इज वर्किंग और यहाँ पे इनलाइन टेम्पलेट एग्जाम्पल आ रही है। अच्छा अब इसी के साथ ये तो हो गया भाई इनलाइन टेम्पलेट। ठीक है, यानी आपको कभी ऐसा काम करना है जिसमें CSS थोड़ी ज़्यादा है और आपके कंपोनेंट के अंदर कोड कम है, जैसे फुटर बना रहे हो तो फुटर में CSS ज़्यादा होती है और कंपोनेंट का काम जो होता है टेम्पलेट का HTML का कोड जो होता है वो थोड़ा कम होता है। तो आप इस तरह की सिचुएशंस के अंदर जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ एक और आपको मिलता है, जैसे कि हमने इनलाइन टेम्पलेट लिखा है, इसी जगह हम यूज़ कर सकते हैं इनलाइन स्टाइल। तो जब मैं इनलाइन स्टाइल को यूज़ करूँगा तो क्या होगा, जब मैंने इनलाइन स्टाइल को यूज़ करूँगा तो
अच्छा मैंने ABC के नाम से बोलिए, मैं इसको XYZ के नाम से कंपोनेंट को क्रिएट करता हूँ। सो मैंने यहाँ पर अब एक कंपोनेंट क्रिएट किया है XYZ के नाम से, और अब इसके अंदर भी हमारे पास 3 ही फाइल आई हैं और हमारी चौथी फाइल अपडेट हुई है जो app.module.ts की फाइल है। बट यहाँ पर आप देखो कि भाई app.xyz.component.html की फाइल आई है और अब हमारी जो है वो CSS की फाइल चली गई। तो अगर हम XYZ के component.ts फाइल के अंदर आके देखें तो अब यहाँ पर टेम्पलेट URL में हमारे पास HTML की फाइल का तो यहाँ पे पाथ आ रहा है, बट स्टाइल का भी ये कोड क्या कह रहा है कि भाई अब आपको स्टाइलिंग जो करनी है ना वो यहाँ पे कर दो। तो अब मैं आपको स्टाइलिंग करके दिखाता हूँ इसके अंदर। तो मैं जाता हूँ XYZ कंपोनेंट HTML के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ ना XYZ वर्क्स। अब मैं यहाँ पर आके क्या करता हूँ कि इसकी स्टाइलिंग करनी है तो उसके लिए यहाँ पर ये वाला हम सिंबल यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम अपनी स्टाइलिंग कर देंगे। तो भाई मैंने कहा भाई ये हमने बोल दिया कि भाई यहाँ पर हमने इसके अंदर बोल दिया भाई कलर हो जाए इसका लेट सपोज ऑरेंज। तो मैंने इतना कोड कर दिया। और अच्छा अब इसको कॉल करना है तो ऐप कंपोनेंट के अंदर आके इसको भी कॉल करते हैं। तो मैंने कहा भाई ऐप डैश XYZ इसको कॉल कर लिया और देखते हैं भाई यहाँ पर देखो, ये देखो ऑरेंज कलर के अंदर आ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि भाई देखो यहाँ पर स्टाइलिंग भी लग रही है। तो यानी अगर आपके पास बहुत ही मिनिमम CSS करनी है आपको कंपोनेंट के अंदर तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो कि आप क्या करो इनलाइन स्टाइल को इस्तेमाल कर लो। तो हमने देखा भाई इनलाइन स्टाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इनलाइन टेम्पलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम इन दोनों को साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हम एक ऐसा कंपोनेंट बनाएं जिसमें इनलाइन स्टाइल भी वहीं पर हो रहा हो और आपके पास जो है टेम्पलेट का काम भी जो है ना component.ts के अंदर हो सके। तो जी हाँ, हम ये भी कंपोनेंट बना सकते हैं, इस तरह का कंपोनेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब उस कंपोनेंट को बनाने के लिए मैं यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ एक और कमांड, लेट्स से ng के बाद मैं लिख रहा हूँ GC और उसके बाद यहाँ पर आके कंपोनेंट का नेम मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के नाम से मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने कहा डबल डैश इनलाइन डैश टेम्पलेट कि मुझे भाई इनलाइन टेम्पलेट इस्तेमाल करना है। उसके बाद मैंने स्पेस दिया, फिर मैंने कहा भाई इनलाइन स्टाइल भी इस्तेमाल करना है मुझे यहाँ पर। अब जैसे ही मैं यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट करूँगा तो ये हमारे पास एक कंपोनेंट बन जाएगा। अब इस कंपोनेंट के अंदर सिर्फ हमें 2 ही फाइल मिलने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर आके अगर आप यहाँ पर देखो ऐप के फोल्डर के अंदर, मैं इनको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। भाई देखो एग्जाम्पल का भी यहाँ पर कंपोनेंट बनकर आ गया, ये एग्जाम्पल का कंपोनेंट बनकर आ गया। आप एग्जाम्पल के कंपोनेंट में आप जाओगे तो ये देखो यहाँ पर ही आपके पास टेम्पलेट भी मिल रहा है, यहीं पे स्टाइल का काम भी मिल रहा है। यानी अब आपके पास एक ऐसा कंपोनेंट बन गया है जिसके अंदर आप सारा काम जो है इसी फाइल के अंदर कर रहे होगे, यानी टेम्पलेट यानी HTML का पार्ट भी यहीं पे कर रहे हो और अपना CSS का पार्ट भी यहीं पे करने वाले हो। तो मैंने कहा भाई एग्जाम्पल कंपोनेंट वर्क्स और यहाँ पर आके मैंने स्टाइल दे दिया इसको और इसके ऊपर मैं कलर अप्लाई कर देता हूँ। भाई यहाँ पर मैं बोलता हूँ भाई कलर अप्लाई कर दो। मैंने कहा कंपोनेंट कलर और इसके ऊपर मैंने कलर दे दिया, लेट सपोज इसको हम कर देते हैं ब्लू। इसको मैंने ब्लू कलर दे दिया और इस कंपोनेंट को भी मुझे यहाँ पे कॉल करना है ऐप कंपोनेंट के अंदर। तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ ऐप और डैश उसके बाद हमारा एग्जाम्पल का कंपोनेंट है, इसको मैंने कॉल किया और यहाँ पर आके रिफ्रेश किया तो देखो एग्जाम्पल कंपोनेंट इज ऑल्सो वर्किंग। तो आपके पास एग्जाम्पल कंपोनेंट भी यहाँ पे काम कर रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा भाई कंपोनेंट होता क्या है सबसे पहले, तो फिर कंपोनेंट को समझा, कंपोनेंट का काम क्या है, कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, एक सिंपल कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, कंपोनेंट के अंदर कौन कौन सी फाइल्स हमें मिलने वाले हैं। और उसके बाद हमने देखा भाई कंपोनेंट को हम अपने ऐप डॉट यानी HTML के मेन पेज पर कैसे कॉल करते हैं और उसके अंदर CSS वगैरह कैसे अप्लाई करते हैं। फिर हमने देखा भाई हमारे पास इनलाइन टेम्पलेट क्या होता है, फिर हमने देखा इनलाइन स्टाइल हमारे पास क्या होता है और लास्ट में हमने देखा कि क्या हम इनको मिक्स करके दोनों को इनलाइन स्टाइल और इनलाइन टेम्पलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।